हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियोस में जो हमने मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स होते हैं वो देखे थे, ठीक है। उनके किस तरह से उनके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि ये जो मेंबर्स वो पैरेलल में है या सीरीज में है। देन मैंने आपको जो मेंबर्स इन सीरीज होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या अप्रोच होता है जिसको अप्लाई करके हम लोग किसी भी मेंबर्स इन सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंबर्स इन पैरेलल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनमें किस तरह की चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग वहां पर न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो अब हम देखते हैं मेंबर्स इन पैरेलल। मेंबर्स इन पैरेलल को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम समझे कि मेंबर्स दैट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर्स उनको बोलते हैं जिन मेंबर्स में जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं, दैट इज बेसिकली रेजिस्टिंग फोर्स, उसकी वैल्यू मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करके फाइंड आउट नहीं कर सकता। यानी कि जो आपको प्रॉब्लम दिया है उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, उसकी फ्रेमिंग कुछ इस तरह से की गई है कि जो भी उसमें रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू को आप सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यानी कि समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 ये यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में उस स्ट्रक्चर को या उस मेंबर को मैं बोलता हूं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर। यानी कि जो बेसिकली रिएक्शंस है, रिएक्शंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग condition of static equilibrium, तो उसको मैं बोलूंगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर्स, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं हम लोग कि क्या जो मेंबर्स इन पैरेलल होंगे क्या वो हमेशा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होंगे। तो यहां पर मैं एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पर एक कोई रिजिड सपोर्ट है, कोई बेड है, इसके ऊपर मैं एक यहां पर स्टील की एक रॉड रख देता हूं जो कि एक किसी कॉपर की ट्यूब में है। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। आगे हम और भी डिफरेंट केसेस देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर कॉपर ट्यूब। इसका मैंने सेक्शन भी ड्रॉ किया। इसका टॉप भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया है, यहां पर अगर आप सेक्शन इसका ड्रॉ करेंगे, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो मेंबर्स इन पैरेलल के केस में क्रॉस सेक्शन पे जितने भी मटेरियल इन्वॉल्व हैं वो सभी के सभी दिख जाते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको आउटर पेरिफेरी पे ये दिखेगा एनवेलपिंग सरफेस, दैट इज योर कॉपर ट्यूब, और अंदर की तरफ आपको दिखेगा स्टील की रॉड। दिस इज स्टील रॉड, ओके। नाउ ऊपर को यहां पर रिजिड प्लेट लगा दिया मैं। रिजिड प्लेट जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज योर रिजिड प्लेट, रिजिड प्लेट। नाउ इसके ऊपर कोई वेट रख के मैं इस मेंबर के ऊपर वेट अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। यहां से मैं कोई एक वेट रख देता हूं इसके ऊपर W। अब ये जो वेट है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। सो अप्लाइड लोड P की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू W। दिस इज योर अप्लाइड लोड। नाउ दोनों का मटेरियल डिफरेंट है तो इसका यंग्स मॉडुलस ES हो गया। सेकेंड जो मटेरियल है वो है कॉपर, उसका यंग्स मॉडुलस EC हो गया। तो दिस इज मटेरियल नंबर 1। सो E1 इक्वल टू ES, यानी कि फर्स्ट मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू है ES। सेकंड मटेरियल है आपका कॉपर तो उसका यंग्स मॉडुलस है EC, ठीक है। ये दो चीजें आपको गिवन है। जो डिफरेंट डायमेंशंस है, इसका जो डायमीटर एक्सेट्रा आपको है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। दिस इज योर DI एंड दिस इज DO ऑफ द कॉपर ट्यूब, आउटर डायमीटर एंड द इनर डायमीटर। ये सब आपको डायमेंशंस जो है वो गिवन है। यहाँ जो लेंथ है वो गिवन है। अब किस तरह से इसको हम प्रोसीड करेंगे, तो यहां पर यह देखने की जरूरत है कि क्या जो इसमें आने वाले फोर्सेस हैं, इन मेंबर्स में जो आने वाले फोर्सेस हैं, यानी कि मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2। मेंबर नंबर 1 जो है वो स्टील का है मेरा, और जो मेंबर नंबर 2 है दैट इज अवर कॉपर ट्यूब, ठीक है। अब मैं 1 और 2 ही रिफर करूंगा आगे के न्यूमेरिकल्स में, आगे के जो भी डिस्कशन होंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। सो जो मेंबर नंबर 1 है, मेंबर नंबर 2 है, उस पे ये लोड लग रहा है और मैं देख सकता हूं कि क्रॉस सेक्शन पे मुझे मटेरियल पूरे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि डेफिनेटली जो मेरा ये सेटअप है दैट इज सेटअप ऑफ मेंबर्स इन पैरेलल। नाउ मेंबर जब पैरेलल में होते हैं तो लगाए गए लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो जो लोड लग रहा है P की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ठीक है। सो P विल बी इक्वल टू P1
प्लस P2, यानी कि ये जो दोनों लोड था ये कुछ एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मेंबर नंबर 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं ऐसा एक एफबीडी बना सकता हूं एक तरीके से। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं रिजिड बार का, यहां पर P जो है वो लोड लग रहा है, दैट इज इक्वल टू W, यहां से इसको PC मिल रहा है, ठीक है, PC, और यहां से इसको PS मिल रहा है। ठीक है, नाउ ये PC जो है इसको समझने की जरूरत है कि ये जो मेंबर है दैट इज अ ट्यूब, ठीक है, दैट इज अ ट्यूब। तो ये जो उसका पूरा सरकमफेरेंस होगा ट्यूब का, वहां से मुझे PC मिल रहा है। ठीक है, सो यहां पर आपको PC प्लस PC इक्वल टू 2PC नहीं करना है, ठीक, इसकी जो वैल्यू है दैट इज PC। ठीक, नाउ दिस इज PS, सॉरी दिस इज PS। PS क्या है, आपका जो रॉड है उसके कारण जो रेजिस्टेंस फोर्स मिल रहा है। ठीक है, सो PC इज इक्वल टू और P2 एंड दिस इज P1। सो P1 इक्वल टू है हमारा PS एंड P2 है हमारा इक्वल टू PC। तो ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, दैट इज P इक्वल टू P1 प्लस P2। जो लोड था वो रॉड और ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द लोड ऑन रॉड, दिस इज लोड ऑन ट्यूब। नाउ एक इक्वेशन तो मिल गया। अब हमारे पास दो अननोन्स है, मुझे ये नहीं पता है कि P1 और P2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो मुझे इनकी अगर इनकी वैल्यू चाहिए तो उस केस में मुझे एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए जिसके बेसिस पे मैं इसको फाइंड आउट कर सकूं। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि मैंने एज्यूम किया है कि P नोन है। एक केस आएगा जिसमें P हमको फाइंड आउट करना होगा, वो केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां P जो है दैट इज नोन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, अब यहां आप देख सकते हैं समेशन ऑफ f की अगर मैं बात करूं तो मैंने अप्लाई कर लिया। ये जो इक्वेशन आया है ये आया है यूजिंग समेशन ऑफ f इक्वल टू 0। सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। जो कॉपर फोर्स लगा रहा है, जो स्टील फोर्स लगा रहा है, सभी वर्टिकल डायरेक्शन में है। जो लोड है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो यहां पर समेशन ऑफ f y दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन मैंने कर लिया। x डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स करने का कोई भी यहां पर रेलेवेंस नहीं है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। नाउ मैं यहां पर समेशन ऑफ m लगाऊंगा, तो यहां पर समेशन ऑफ m लगाने के लिए मेरे पास प्रॉपर जो डायमेंशंस है वो मुझे नोन नहीं है। समेशन ऑफ m लगा करके मैं जो लोड की वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पर समेशन ऑफ m जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता मैं। तो बेसिकली जितने भी इक्वेशंस थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो पॉसिबल था यूज करना, मैंने यहां पर यूज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फाइनल कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, वो हो गया स्टैटिक इनडिटर्मिनेट मेंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेट मेंबर है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मेंबर में जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन को हम यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो जब कोई मेंबर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है तो उस केस में रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफॉर्मेशन का क्राइटेरिया यूज करते हैं। किसका क्राइटेरिया यूज करते हैं, डिफॉर्मेशन का क्राइटेरिया। हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशंस के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम लोग यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा इतने पोर्शन में हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज कर ली। अब यूज करेंगे हम लोग डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। नाउ मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स इन पैरेलल के केस में जो डिफॉर्मेशन होता है सभी मेंबर्स का इक्वल होता है, लेकिन सीरीज के केस में डिफरेंट डिफॉर्मेशंस होते हैं डिफरेंट मेंबर्स के। यहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स है, सभी का डिफॉर्मेशन इक्वल होता है। यानी कि अगर दो मेंबर है तो del L1 विल बी इक्वल टू del L2, यहां पर ये मिलेगा। सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जिसको यूज करते हुए मैं यहां पर सॉल्यूशन कर सकता हूं। del L होगा आपका PL अपॉन AE फॉर मेंबर नंबर 1 इक्वल टू PL अपॉन AE फॉर मेंबर नंबर 2। नाउ P बाई A होगा आपका सिग्मा, सो दिस विल बी सिग्मा 1 L1 बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 L2 बाई E2। सो दिस इज अवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। नाउ यहां पर हमको पता है कि इसका यंग्स मॉडुलस ES है, इसका यंग्स मॉडुलस EC है। ठीक है, E1 और E2 की जो वैल्यू है दैट इज ES एंड EC, ये हमको मालूम है। इसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज सिग्मा 1 वुड बी n टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। इस तरीके का एक रिलेशनशिप मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सो लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास
P1 प्लस P2 इक्वल टू P या P इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिग्मा 2. ठीक है. नाउ व्हाट इज P1? P1 इज इक्वल टू PS एंड P2 इज इक्वल टू PC. अगर मैं स्ट्रेसेस की बात करूं, सिग्मा S अगर स्ट्रेस है स्टील में, सिग्मा C स्टील है, स्ट्रेस है कॉपर में, तो ये होगा PS अपॉन AS और ये हो जाएगा PC अपॉन AC. ओके, तो यहां से PS दैट इज इक्वल टू P1 लिख सकता हूं मैं सिग्मा S इंटू AS, और अगर मैं 1 और 2 के फॉर्म में लिखूं तो सिग्मा 1 इंटू A1. सेम वैसे सिग्मा C विल बी इक्वल टू PC इक्वल टू P2 एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा C इंटू AC दैट इज अगर 1 2 के फॉर्म में लिखूं तो ये जाएगा सिग्मा 2 इंटू A2. ओके, तो यहां से P1 P2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2. ओके, नाउ सिग्मा 1 की वैल्यू मैं सिग्मा 2 के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो इस इक्वेशन में हो जाएगा n टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 इज इक्वल टू P. इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे यहां पर सिग्मा 2 मिल जाएगा. देन इसको सॉल्व कर लूंगा आगे फर्दर इस इक्वेशन को यूज करके, तो मुझे सिग्मा 1 भी यहां पर मिल जाएगा. सो स्ट्रेसेस इन ईच मेंबर यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अब यहां पर लोड भी मिल जाएगा. इस वैल्यू को मैं इन वैल्यूज को अगर मैं इन इक्वेशंस में पुट कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर जो लोड शेयर्ड बाय दी कंपोनेंट्स है वो भी मिल जाएंगे. उसके बाद अगर मैं चाहूं तो डेल एल का फॉर्मूला यूज करते हुए दैट इज PL अपॉन AE जो चेंज इन लेंथ है मैं वो भी फाइंड आउट कर सकता हूं. तो इस तरह से मैं मेंबर्स इन पैरेलल का जो प्रॉब्लम होता है उसे हैंडल करता हूं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग समेशन ऑफ Fy यूज करेंगे और जो भी लोड्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे. जनरली लोड जो होगा वो शेयर होगा बराबर. ठीक है, सो ये होगा टोटल लोड विल बी इक्वल टू सम ऑफ लोड शेयर्ड बाय ईच लोड दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं. देन उसके बाद जो मटेरियल्स हैं सभी में डिफॉर्मेशन किस तरीके का है हम देखेंगे. ये जो केस है इस केस में जो डिफॉर्मेशन है वो इक्वल है. इस तरह के जितने केसेस होंगे उसमें डिफॉर्मेशन इक्वल होगा. ठीक है, सो इक्वल डिफॉर्मेशन है दैट इज डेल एल सेम है दोनों का, तो डेल L1 इक्वल टू डेल L2 किया मैंने. देन मैंने फाइनली यहां पर जो स्ट्रेसेस है उनके भी रिलेशन फाइंड आउट करके पूरा सोल्यूशन यहां पर कंप्लीट कर लिया. तो इस तरीके से मेंबर्स इन सीरीज के पैरेलल के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि ये इस तरीके से हो जाए, कंप्रेशन के बजाय अब ये टेंशन का केस बन जाए, तब भी ये सिमिलर ही सॉल्व होगा, सिमिलर मैनर में ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो होगा अगर ये टेंसाइल लोडिंग का केस बन जाए. लेकिन एक केस ऐसा होगा जब मेंबर में हमारा टेंशन भी हो रहा होगा और एट द सेम टाइम कंप्रेशन भी हो रहा होगा. ठीक है, और एक केस ऐसा होगा जिसमें मेंबर पैरेलल में तो होंगे, लोड शेयर तो करेंगे लेकिन डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा. तो ये जो दो केसेस हैं इनको हम अब डिस्कस करते हैं. तो अभी तक हमने देखा कि जब मेंबर इन पैरेलल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमको यहां पर या तो मेंबर्स हैं वो टेंशन में दिए होंगे या तो कंप्रेशन में दिए होंगे. क्वेश्चन में जनरली हमको यहाँ पर एक क्रॉस मेंबर दिया होगा, रिजिड क्रॉस मेंबर, जिसके हेल्प से हम इन मेंबर्स पे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स जो भी है हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक सा एक एजम्पशन है या जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से होती है इन केसेस में कि जो लोड अप्लाई हो रहा है वो इस जो सेगमेंट हमको गिवन है, जो भी हमको मेंबर्स गिवन है, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अप्लाई हो रहा होता है. यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो लोड है दैट विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो उस केस में ये जो मेंबर है क्रॉस मेंबर, चाहे लोडिंग टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, ये जो क्रॉस मेंबर है जो कि रिजिड है, रिजिड क्रॉस मेंबर, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल मेंटेन रहता है. सो इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. ओके, अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि ये एक साथ या तो ऊपर जाएगा, यानी कि या तो ऊपर जाएगा या तो एक साथ ये नीचे आएगा. तो उस केस में जो कंप्रेशन मिलेगा जब ये नीचे आएगा, यानी कि अपन कंप्रेशन फोर्स लगा रहे होंगे, उस केस में जो हम लोगों को कंप्रेशन मिलेगा वो दोनों मेंबर्स में, मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2 में सेम मिलेगा. अगर यहाँ पर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो जो इलोंगेशन है वो मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2 में सेम मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो change in length है that will be same, that is del L1 will be equal to del L2 only if this cross member remains horizontal. तो ये जो केस बन रहा है ये तब होगा जब क्रॉस मेंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल रहे.
लेकिन अगर लोड कुछ इस तरह से एक्ट कराएं हम कि जो क्रॉस मेंबर है वो हॉरिजॉन्टल ना रह पाए, उस केस में हम देखेंगे कि ये जो क्रॉस मेंबर है वो टिल्ट हो गया अगर, तो मेंबर नंबर 1 में जितना हमको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है उतना मेंबर नंबर 2 में नहीं मिलेगा। या फिर इलोंगेशन की बात करें तो मेंबर नंबर 1 में जितना इलोंगेशन होगा उतना मेंबर नंबर 2 में नहीं होगा। तो वैसे उसी केस को हम स्टडी करते हैं। यहां पर मैंने 3 रॉड या 3 वायर आप कह सकते हैं, 1 2 3, दे कुड बी वायर और रॉड और एनीथिंग एल्स, कोई बार भी हो सकता है, जिससे मैं यहां पर ये रिजिड क्रॉस मेंबर को सपोर्ट कर रहा हूं। दिस इज अ रिजिड क्रॉस मेंबर, ठीक है। तो क्योंकि रिजिड है दैट्स व्हाई इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, इसके डिफॉर्मेशन को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो 1 2 3 को 1 2 3 जो है वो रिजिड क्रॉस मेंबर को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ ये जो क्रॉस मेंबर है ये इसको देख सकते हो आप, एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट O के अबाउट ये पिवोटेड है, दिस इज पिवोटेड और वी कैन से हिंज्ड। तो यहां पर मैं इसको पिन कर दिया हूं। तो ये जो रिजिड क्रॉस मेंबर है वो इस पिवोट के अबाउट लाइक दिस टिल्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब ये टिल्ट होगा तो मेंबर नंबर 1 2 3 में जो चेंज इन लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा। देख सकते हैं हम, अगर ये टिल्ट होता है लाइक दिस विथ अ सर्टेन एंगल, तो देख सकते हैं जो पॉइंट या जो मेंबर हिंज से ज्यादा दूरी पर है उसमें जो एक्सटेंशन मिला हमको वो ज्यादा मिला यहां पर, दिस इज डेल एल 3। जो कम दूरी पर है उस पे कम मिला, लीस्ट मिला, दैट इज डेल एल 1। ओके, तो जो भी मेंबर इस हिंज से ज्यादा दूरी पर होगा उस पे ज्यादा हमको इलोंगेशन मिलेगा, जो कम दूरी पर होगा उसे उस पे कम मिलेगा। सो इस तरह से मुझे यहां पर जो एक्सटेंशन है वो मिले। अब मैं देख सकता हूं मेंबर पैरेलल में थे लेकिन जो क्रॉस मेंबर था वो टिल्ट हो रहा है क्योंकि जो लोड है वो यहां पर इनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास नहीं हो रहा है, या फिर मैं उसको यहां पर किसी पॉइंट के अबाउट पिवोट कर दिया हूं। जैसे कि यहां देख सकते हैं यहां पर कोई पिवोट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर का यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उससे ये लोड नहीं गुजर रहा है, ठीक है, उससे ये लोड नहीं गुजर रहा है। साथ ही साथ अगर लोड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है, तो उस केस में जो मटेरियल्स हैं, यहां पर 2 मटेरियल है 1 2, अगर E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, अगर E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा इसका मतलब यह है ये जो दोनों मटेरियल वो सेम मटेरियल है। और दूसरा केस हो सकता है E1 इज नॉट इक्वल टू E2, E1 इज नॉट इक्वल टू E2, ये एक केस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के केसेस को देखते हैं जिसमें हिंज नहीं होगा। सो अगर E1 इक्वल टू E2 हुआ फर्स्ट केस, और अगर दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है तब बात करते हैं, और अगर पॉइंट जो लोड है P वो एग्जैक्ट सेंटर पे लग रहा है तो ये जो लोड है वो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर यहां पर लोड P1 एंड P2 लग रहा है, ठीक है। दिस इज अ डिस्टेंस L/2, दिस इज अ डिस्टेंस L/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ F y इक्वल टू 0 यूज करके मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। देन किसी भी पॉइंट के बाद आप मोमेंट ले लो, यहां पर लेट अस से पॉइंट A है, ये B है और ये C है। सो समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट A इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका P इंटू L/2 इज इक्वल टू P2 इंटू L, ठीक है। सो यहां से P2 इक्वल टू आ जाएगा P/2, सो P1 इक्वल टू भी आ जाएगा P/2। यानी कि इस केस में, कौन सा केस में, जब दो सेम मेंबर, दो सेम मटेरियल जिनका लेंथ सेम है वो एक ऐसे लोड को किसी क्रॉस मेंबर के थ्रू कैरी कर रहे हैं जो कि इनके इस स्ट्रक्चर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लगा हुआ है, उस केस में दोनों कंपोनेंट में इक्वल लोड लगेगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम नहीं भी है, यानी कि E1 इज नॉट इक्वल टू E2, तब भी आप देख सकते हो इन इक्वेशंस में E1 का कहीं भी जिक्र नहीं है। यानी कि लोड अगर सेंटर पे लग रहा हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लग रहा हो, और ये स्ट्रक्चर 2 मेंबर से मिलकर के बना हो, दोनों का मटेरियल अगर डिफरेंट भी हो, इन दिस केस ऑल्सो P1 इक्वल टू P/2 होगा और P2 इक्वल टू भी P/2 होगा। यू कैन सॉल्व इट। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा इन केस में कि जो फर्स्ट केस है हमारा, ये वाला केस है जिसमें कि E1 इक्वल टू E2 है, यहां पर सभी दोनों में लोड सेम हो गया। सो डेल L1 इक्वल टू होगा आपका
P1 L1 अपॉन A1 E1, डेल L2 हो जाएगा आपका P2 L2 अपॉन A2 E2, A2 E2। नाउ इफ A1 E1 इक्वल टू हो गया आपका A2 E2, सो डेफिनेटली फर्स्ट केस में हमारा हो जाएगा डेल L1 इक्वल टू डेल L2, दोनों में बराबर इलोंगेशन होगा और ये जो क्रॉस मेंबर है वो हॉरिजॉन्टली मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, दैट इज A1 E1 इज नॉट इक्वल टू A2 E2, तो उस केस में डेल L1 विल नॉट बी इक्वल टू डेल L2, यानी कि जो लेंथ में चेंजेस हो रहा है वो इक्वल नहीं है, तो अब क्रॉस मेंबर टिल्ट हो जाएगा, क्रॉस मेंबर विल टिल्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आया आपको कि किस तरह से यहां पर क्रॉस मेंबर टिल्ट होगा जब लोड बीच में लग रहा है। तो लोड अगर सेंटर पे लग रहा है उसके बावजूद आपका जो क्रॉस मेंबर है वो टिल्ट होगा अगर जो दो मेंबर यहां पर लगे हुए हैं उनमें जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, वो अगर डिफरेंट हो। सो अगर डेल L1 इज नॉट इक्वल टू डेल L2 और सिर्फ दो मेंबर है यहां पर और जो लोड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लग रहा है, तो उस केस में हमारा जो चेंज इन लेंथ है वो डिफरेंट मिलेगा, चेंज इन लेंथ डिफरेंट मिलेगा दोनों का, तो ये जो क्रॉस मेंबर है वो टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला केस, अब जो लोड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे नहीं लग रहा है, तो जो भी मेंबर इस लोड के पास है उस मेंबर में ज्यादा लोड लगेगा, जो इससे दूर है उस पे कम लोड लगेगा, कम लोड शेयरिंग होगी वहां पर, तो उस केस में भी ये जो मेंबर है वो जो हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस मेंबर है वो यहां पर भी टिल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस मेंबर होता है वो टिल्ट होता है लोड लगाने के बाद। तो इन केसेस को कैसे ऑब्जर्व करना है, सभी का एक जनरल मेथड है। देखने में लगता है कि तीनों अलग अलग तरह के केसेस हैं, लेकिन बेसिकली ये तीनों एक जैसे केसेस हैं। इनको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको यहां पर लेना है समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होना चाहिए समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आपको जो भी इसके रिएक्शन फोर्सेस है लाइक P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके का आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। जितने भी रिएक्शन फोर्सेस हैं और जो अप्लाइड फोर्स है उसके बीच आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी। देन स्टेप 2 क्या आपको लेना होगा, उस केस में यहां पर आपको समेशन ऑफ M इक्वल टू 0 लेना होगा अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हो। ठीक है, जनरली आप यहां पर हिंज के अबाउट भी ले सकते हो। ठीक, सो समेशन ऑफ M अबाउट एनी पॉइंट आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन यहां पर सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देन अब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहां पर आपके जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स इस केस में आपके पास 3 है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में आप समेशन ऑफ मोमेंट एंड समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 करके टोटल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे डिफॉर्मेशन का क्राइटेरिया। अब क्योंकि इस केस में भी हमारा जो समेशन ऑफ फोर्स एंड समेशन ऑफ एम इक्वल 0 दैट इज कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको यूज करने से हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई इस कैटेगरी की प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम लोग डिफॉर्मेशंस के बीच में यहां पर रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे, देन इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो थर्ड स्टेप होगा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देख सकते हैं आप कि यहां पर जो आपके रॉड्स थे उनकी जो लेंथ में चेंज हुआ है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो क्रॉस मेंबर है दैट इज रिजिड मेंबर, तो ना तो ये बैंड होगा ना तो ये डिफॉर्म होगा, किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल जैसा कुछ यहां पर फॉर्म हो रहा है, तो आप यहां पर ट्रायंगल बना दीजिए। इनिशियली जो पोजीशन थी पॉइंट की इसको दे देते हैं मैं A-B-C, इसका नाम देता हूं। डिफॉर्मेशन के बाद ये हो जाता है A' B' C'। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं A-B-C, then like this A', B' and C'. A' is equal to what, del L1, B' equal to del L2 and C' is del L3. ओके, नाउ ये डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब
यहां पर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करके, यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हम लोग जितने भी डिफॉर्मेशंस हैं उनके बीच यहां रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड रिलेशन between del L1, del L2 and del L3. यहां से हम जानते हैं del L जो होता है वो P के टर्म्स में आता है, del L इक्वल टू PL अपॉन A. तो जब हम del L1, del L2, del L3 के बीच रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे तो हमको अपने आप P1, P2, P3 के बीच भी एक रिलेशनशिप मिल जाएगा. यहां से हमको तीन इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीन अननोन्स है, हमारे पास तीन इक्वेशंस भी होने चाहिए. सो 3 इक्वेशंस 3 अननोन, हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी वही, इन दोनों में भी सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे. पहला जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी समेशन ऑफ f इक्वल टू 0. अब यहां पर देख सकते हैं आप सिर्फ दो मेंबर हैं, तो यहां पर लिख देता हूं p इक्वल टू p1 प्लस p2. नाउ यहां पर आप मोमेंट अप्लाई कीजिए. यहां से मैं मोमेंट का किसी भी पॉइंट के बाद मुझे अगर लोड की वैल्यू पता है तो यहां पर मैं मोमेंट ले लूंगा और मुझे नेक्स्ट जो मेंबर है उसमें कितना लोड गया है मैं वो निकाल सकता हूं. तो समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट यहां पर मैं फाइंड आउट कर लूंगा, मुझे दोनों मेंबर में लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा. ठीक है. तो यहां से मैं P1 एंड P2 फिर इसके बाद मैं फाइंड आउट कर लूंगा. P1 P2 फाइंड आउट हो गया. उसके बाद जो भी स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछी है या इलोंगेशन की वैल्यू पूछी है वो बहुत ही इजीली फाइंड आउट की जा सकती है. तो आई होप ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये जो वाला जो केस है जिसमें हमारा जो क्रॉस मेंबर है वो टिल्ट होता है, उसे किस तरह से डील करना है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो हमने देखा कि किस तरह से जब हॉरिजॉन्टल क्रॉस मेंबर अगर टिल्ट हो जाए आपका, तो किस तरह से हम लोग जो भी स्ट्रेसेस है उसको फाइंड आउट करेंगे, जो डिफॉर्मेशंस है उसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अब यहां पर जो हमने प्रीवियस केस देखा, इसमें हमने देखा कि जो नेचर था स्ट्रेस का सारे मेंबर्स में वो सेम था, सभी में इलोंगेशन हो रहा था. अगर उसी केस में कॉन्ट्रैक्शन भी अगर किया जाए, जो लास्ट हमने केस देखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा, सभी मेंबर में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, अप्रोच सेम होगा. बट क्या होगा अगर मेंबर में कंप्रेशन और एक्सटेंशन एक साथ हो और मेंबर पैरेलल में हो, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे. सो लाइक दिस, यहां पर मैं एक बार ले लेता हूं, दिस इज मेड ऑफ स्टील. यहां पर मैं एक बार ले लेता हूं दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस मेंबर से कनेक्ट कर देता हूं. दिस इज कनेक्टेड यूजिंग हॉरिजॉन्टल क्रॉस मेंबर. नाउ यहां पर मैं इसको बीच में कहीं इसको पिवोट कर देता हूं, यहां पर मैं हिंज दे देता हूं, दिस इज हिंज. अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस पे लोड लगाता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से a, ओके, ये जो स्टील है वो यहां से b डिस्टेंस पे है, जो एल्यूमिनियम है वो यहां से c डिस्टेंस पे है. न्यूमेरिकल्स में आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगी, वहां पर प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको. दिस इज a1, यंग्स मॉडुलस e1, e2 and A2 are the area and the Young's modulus of the aluminium. ठीक है. सो सारी चीजें आपको यहां पर गिवन है. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अप्रोच यहां पर भी यूज होना है. हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि मेंबर्स इन पैरेलल के केस में हम लोगों को समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ m, एंड देन अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर डिफॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है उसको यूज करते हुए हम लोग को सोल्यूशन मिल जाता है. ठीक है. तो यहां पर इस केस में जब मैं यहां पर लोड अप्लाई करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो क्रॉस मेंबर है वो कुछ इस तरह से टिल्ट होगा, लाइक दिस. तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टील में स्ट्रेचिंग हो रही, स्टील की लेंथ बढ़ रही है del L1, बट जो एल्यूमिनियम है उसकी लेंथ जो है वो घट जाएगी, दैट इज del L2. ओके. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोगों को फिर से del L1 और del L2 के बीच में रिलेशनशिप मिल सकता है. पहले तो हम लोग यूज करेंगे समेशन ऑफ f इक्वल टू 0, इससे हम लोगों को जो लोड्स हैं उनमें रिलेशनशिप मिलेगा. ठीक है. अब यहां पर रिलेशनशिप किस तरीके का होगा, यहां पर आपको इस डायग्राम से समझ आएगा कि इसमें जो लोड आ रहा है वो टेंसाइल और इसमें जो लोड जा रहा है वो कंप्रेसिव है. सो टेंसाइल लोड एंड दी कंप्रेसिव लोड. सो कंप्रेसिव लोड इस पॉइंट पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर मैं बार लगा दिया, दिस इज P अप्लाइड लोड. अब ये टेंसाइल लोड है. ठीक है. तो ये इस तरीके का होगा, लाइक दिस, दिस इज P. ठीक. ये कंप्रेसिव लोड है तो ये इस तरीके का होगा, दिस इज P2, दिस इज P1. ठीक है. ये रॉड जो है वो स्ट्रेच हुई है. नाउ स्ट्रेच होगी तो उसमें टेंसाइल फोर्स इस तरीके का लगता है, लाइक दिस.
ठीक है। यहां पर अगर आप सेक्शन काट दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बार को जो हमारा रिजिड क्रॉस मेंबर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होगा P1 एंड एट द सेम टाइम जो स्टील है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में P1 फील होगा, ठीक है। सो इस कंसेप्ट यूज करते मैंने P1 P2 देख लिया। इसकी जो डिस्टेंसेस हैं, दिस इज B एंड दिस इज C। सो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं P1 इक्वल टू P प्लस P2 या फिर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P। लाइक दिस मुझे एक रिलेशनशिप मिला। देन समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 करके मुझे फाइनली वैल्यू मिल जाएगी P1 एंड P2 की, ठीक है। देन इसके बाद मैं कोई भी यहां पर जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा, ठीक। नाउ डेल L1 एंड डेल L2 के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो उस केस में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके आप देख सकते हैं, ये जो लेंथ है दिस इज B, दिस इज C, ये जो हाइट है ट्रायंगल की दैट इज डेल L1, इस वाले ट्रायंगल की हाइट है डेल L2। सो डेल L1 बाय B that is height upon base of the first triangle equal to हो जाएगा height that is del L2 upon base of the second triangle। यहां से आपको दोनों डिफॉर्मेशंस के बीच में भी रिलेशनशिप मिल गया। तो ये जो कंसेप्ट्स है इनका यूज करते हुए आप लोग इजीली जो पैरेलल के प्रॉब्लम्स है, मेंबर्स इन पैरेलल के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग को डील करने होते हैं। वहां पर हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। वहां कोशिश करेंगे हम लोग के कुछ गेट के क्वेश्चंस भी हम लोग करें ताकि जो एग्जाम्स आने वाले हैं गेट के उसमें भी आप लोगों को हेल्प हो सके। सो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आज के इस टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।